यह बात है 2006 की, जब एटमॉस्फेयर में गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि कुछ तो अनयूजुअल घट रहा है। और फिर सामने आई एक ऐसी गैस जिसने एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ा दी थी। यह गैस थी मीथेन। मीथेन की बात की जाए तो यह एक नेचुरल गैस होती है जो लगातार धरती को गर्म करती है। अगर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे हीट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। ठीक उसी तरह जैसे खुद को गर्माहट देने के लिए इंसान कंबल ओढ़ता है, उसी तरह यह गैस जमीन के आसपास एक कंबल जैसा माहौल क्रिएट कर देती है, जिससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती और अंदर की गर्माहट ऐसे ही बनी रहती है। इससे जमीन और ज्यादा गर्म होती चली जाती है। मीथेन गैस कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा गर्मी पैदा करती है। 2006 में इसकी मात्रा अचानक से बढ़ने लगी थी और बाकी की समस्याओं की तरह इसका ठिकरा भी इंसानों पर छोड़ दिया गया। साइंटिस्ट को लगता था कि इसके लिए इंसान ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इंसानों की वजह से पैदा होने वाले पॉल्यूशन से ही यह गैस बढ़ती जा रही है। मगर यकीन मानिए, जांच के बाद जो सच बाहर आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यह एक ऐसा राज था जो हमारी धरती अपने अंदर छुपाए बैठी थी। मगर सवाल यह उठता है कि जब इंसानों ने इसे पैदा नहीं किया तो आखिर मीथेन गैस पैदा कैसे हुई और यह लगातार बढ़ क्यों रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी आखिर मीथेन गैस को डिटेक्ट कैसे कर पाई। क्या यह दुनिया के खत्म होने की निशानी है या फिर किसी बहुत बड़े क्लाइमेट शिफ्ट का इशारा। यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। असल में ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि एटमॉस्फेयर में मीथेन का पीक लगभग 1 लाख साल में एक बार आता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो 1 लाख साल पुरानी बात है, न तो हमें इसका पता कैसे चला। वेल, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों से। असल में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भले ही दुनिया की सबसे ठंडी जगह हो और यहाँ कोई रहना पसंद न करता हो, लेकिन हमारी दुनिया के बहुत सारे राज आज भी वहाँ दफन हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इन इलाकों में ड्रिलिंग करके जो बर्फ निकाली है उसी से यह सारी जानकारी मिलती है। ड्रिलिंग करके निकाली गई बर्फ को आइस कोर कहा जाता है। वैसे हर साल अंटार्कटिका में औसतन कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमती है, जिसमें बर्फ के साथ साथ वायुमंडल की हवा में ट्रैप हो जाती है। इसके बाद फिर ऊपर नई बर्फ की लेयर जमती जाती है। ऐसे ही हर साल अंटार्कटिका की बर्फ मोटी होती जाती है। मगर जब ड्रिलिंग करके यह आइस को निकाला जाता है तो यह किसी टाइम मशीन की तरह बिहेव करती है, क्योंकि यह अपने साथ हजारों लाखों साल पुराने एटमॉस्फेयर रिकॉर्ड का डाटा लेकर बाहर आता है। फिर उसकी डीप स्टडी की जाती है और उससे पता चलता है कि कौन सी सदी में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस हुआ करती थी और उनकी क्वांटिटी कितनी थी। इसी तरीके से वैज्ञानिकों को पता चल पाया कि धरती के इतिहास में लगभग 1 लाख साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब मीथेन गैस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर सवाल यह उठता है कि आखिर 1 लाख साल में ऐसा क्या हो जाता है। दरअसल यह आइसिस के खत्म होने की निशानी होती है। यह वह पॉइंट होता है जब धरती दोबारा गर्म होना शुरू करती है। अगर आइसिस की बात की जाए तो जब आइसिस खत्म होनी शुरू होती है तो 20-30 सालों में बर्फ पिघलकर धरती की हालत बहुत खराब कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे आज हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ओशन लेवल बढ़ रहा है। मगर समस्या यह है कि मीथेन के लेवल तो 12,000 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे। वे तब आइसिस से निकलने की शुरुआत के थे, लेकिन अभी तो केवल 12,000 साल ही हुए हैं, जबकि 1 लाख साल पूरे होने में तो बहुत वक्त है। तो आखिर एटमॉस्फेयर में मीथेन इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारी सभ्यता के खत्म होने की निशानी है, या फिर हमारी धरती किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, या यह कोई नया खतरा है। इसे समझने के लिए हमें आइसिस पैटर्न को देखना होगा। फिलहाल हम क्वार्टरली पीरियड में हैं
अगर धरती की बात की जाए तो यह आज तक बहुत सारे पीरियड से गुजर चुकी है। क्वार्टरली पीरियड लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और यह आज तक चल रहा है। वैज्ञानिकों ने क्वार्टरली पीरियड को दो हिस्सों में बांटा है। पहला है प्लाईस्टोसीन युग, जो 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 12,000 साल पहले तक चला। इस समय काल में धरती पर कई बार ऐसे आए जिसमें धरती का बहुत बड़ा हिस्सा पहले जमीन से ढका होता था, फिर बर्फ से ढक जाता था, फिर यह बर्फ पिघलकर सब कुछ बदल देती थी। ऐसे ही यह साइकिल चलता रहता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह वह दौर था जिसमें इंसान के शुरुआती विकास के साथ कई बड़े बड़े जानवर यानी मेगाफोला खत्म हो गए थे। फिर आया होलोसिन युग, जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। इस दौर में बर्फ बहुत कम हो गई थी और धरती का मौसम काफी स्टेबल और वार्म हो गया था। यही वजह है कि इंसानों ने इतनी प्रगति की और दुनिया की बड़ी लैंड एरिया में आज खेती बाड़ी हो रही है। साथ ही बर्फ पिघलने के फ्रेश वाटर के रिसोर्स भी पैदा हो गए, जिससे इंसानों की बस्तियां बच पाई, क्योंकि इंसान यही रहना पसंद करता है जहां एग्रीकल्चर लैंड और पानी के स्रोत मौजूद हों। मगर समस्या यह है कि भले ही हम होलोसिन में हों, जो एक गर्म दौर है, लेकिन तकनीकी रूप से हम अभी भी आइस के भीतर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती के ध्रुवों पर बर्फ मौजूद है। हालांकि यह बर्फ इतनी ज्यादा नहीं जितनी आइस के पीक पर हुआ करती थी। वैसे आइस खत्म तभी मानी जाती है जब पोलर रीजन पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचती। मगर अब सवाल यह है कि आखिर धरती को गर्म क्या करता है, आइस खत्म क्यों होती है और मैथन इसमें इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाती है। आज तक वैज्ञानिक इसी चीज की जांच कर रहे हैं और उनके सामने 3 बड़ी वजह आई हैं, जिसे मिलान कोविड साइकिल कहा जाता है। पहली चीज है एक्सेंट्रिसिटी, यानी कि जमीन सूरज के आसपास घूमती रहती है, मगर यह घेरा एक सा नहीं होता, बल्कि कभी कभी धरती का ऑर्बिट ओवल शेप का भी हो जाता है। इस ओवल शेप की वजह से धरती सूरज के नजदीक पहुंच जाती है, जिससे सूरज के मिलने वाली गर्मी बढ़ जाती है। वैसे एक्सेंट्रिसिटी साइकिल की बात की जाए तो यह लगभग 1 लाख साल तक चलता है और 1 लाख साल के अंदर ही ऑर्बिट गोल से ओवल और फिर दोबारा गोल हो जाता है। लेकिन आईसीएस को खत्म करने के पीछे केवल एक्सेंट्रिसिटी साइकिल ही नहीं, बल्कि एक्सियल टिल्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्सियल टिल्ट के बारे में तो आप जानते ही हो। जी हाँ, हमारी धरती जब सूरज के आसपास घूमती है तो वह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जी हाँ, हमारी धरती जब सूरज के आसपास घूमती है तो वह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह झुकाव समय के साथ थोड़ा बदलता रहता है। जब धरती का झुकाव बढ़ जाता है तो पोलर रीजन में गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ की बर्फ तेजी से पिघलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह साइकिल लगभग 41,000 साल तक का होता है, जिसमें धरती 22.1 से लेकर 24.5 तक झुक जाती है। तीसरी चीज है प्रेसेशन, यानी एक्सिस का हिल। है तो आप जानते ही हो कि हमारी धरती का एक्सिस थोड़ा हिलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे घूमता हुआ लट्टू हिलता है। इसकी वजह से मौसम और टाइमिंग में बदलाव आता है। अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो यह साइकिल 19,000 से 23,000 साल तक चलता है। यह तीनों चीजें यानी कि एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट और प्रेसेशन मिलकर धरती को गर्म करने का एक साइकिल शुरू कर देते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं एल्बिडो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सूरज की मैक्सिमम एल्यूमिनेशन को बर्फ रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तो नीचे की जमीन या सी सरफेस सनलाइट के संपर्क में आ जाती है, और क्योंकि इस सरफेस का रंग सफेद नहीं बल्कि डीप होता है, इसलिए वे ज्यादा सन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि डार्क कलर सूरज की रोशनी को ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। जब धरती पर एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है तो और ज्यादा बर्फ पिघलती है और यह साइकिल यूं ही चलता रहता है। लेकिन धरती सबसे ज्यादा गर्म तब होती है जब गर्मी की वजह से जमी हुई गैसें बाहर आ जाती हैं।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। अगर इन गैसों की बात की जाए तो यह या तो समुद्र में या फिर जमीन के अंदर जमी हुई परमाफ्रॉस्ट में कैद होती है, मगर जब गर्मी के कारण यह परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो यह गैसें बाहर आ जाती हैं, जिससे धरती और ज्यादा गर्म होती है। मगर सवाल उठता है कि पिछली आइस तो केवल 12,000 साल पहले ही खत्म हुई थी, और यह चक्र आमतौर पर 1 लाख साल में रिपीट होता है। तो फिर 2006 में मीथेन में इतना बड़ा स्पाइक क्यों आया? एक्चुअल में 19वीं सदी में जब नेचुरल गैस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी तो इंसानों की वजह से मीथेन एमिशन भी काफी बढ़ गया था। लेकिन 1990 तक यह सब कुछ एक पॉइंट पर आकर रुक गया। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मीथेन एक ऐसी गैस है जो केवल इंसानों की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर भी बनती है। जैसे वेटलैंड्स, परमाफ्रॉस्ट और समुद्र तल में जमे हाइड्रेट से, और इंसानी गतिविधियों में जैसे लैंडफिल, तेल गैस ड्रिलिंग और पशुपालन। समस्या यह है कि एक बार यह हवा में मिल जाए तो औसतन 9 से 12 साल तक वही रहती है, और इस दौरान यह तेजी से धरती को गर्म करती है। मगर बर्फ का पिघलना इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि गैस कहाँ कहाँ से निकल। दरअसल ऐसा करने के लिए सैटेलाइट से एक खास वेवलेंथ की लेजर बीम जमीन पर भेजी जाती है। यह एक ऐसी वेवलेंथ होती है जो केवल मीथेन गैस को ऑब्जर्व करती है। जिस पॉइंट पर यह लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट तक पहुंचती है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर मीथेन गैस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। इससे वैज्ञानिकों को पता लग जाता है कि कहाँ पर मीथेन की उपस्थिति ज्यादा है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस तरह से पूरी दुनिया में मीथेन का एक मैप बना लिया है। इसी टेक्नोलॉजी से नासा की टीम ने ईरान में एक बड़े कूड़े के ढेर के ऊपर 3 मील लंबे मीथेन प्लूम को नोटिस किया। यह एक ऐसी जगह है जो हर साल हवा में लगभग 72,484 टन मीथेन गैस छोड़ रही है। यह कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 180 जैम्पो जेट के वजन के बराबर। घंटे का हिसाब लगाया जाए तो यह जगह हर घंटे में लगभग 8,500 किलो गैस छोड़ रही है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। तुर्कमेनिस्तान तो मीथेन गैस छोड़ने में इससे भी आगे है। वहाँ तेल और गैस निकालने वाली जगह पर 12 ऐसे पॉइंट मिले हैं जहाँ हर घंटे लगभग 400 किलो गैस एटमॉस्फेयर में फैल रही है। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि 2006 के बाद से मीथेन का जो है स्पाइक बढ़ रहा है, इसके लिए केवल यही वजह जिम्मेदार नहीं है, यह तो उसका एक हिस्सा मात्र है। दरअसल मीथेन गैस का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से रिलीज होता है, खासकर उन इलाकों से जहाँ परमाफ्रॉस्ट हुआ करता था। लेकिन अब वह पिघल रहा है। इसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल तेजी से डिकम्पोज हो रहे हैं, जिससे मीथेन गैस बाहर आ रही है। मीथेन गैस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर यह हवा में मिल गई तो इसे वापस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंडफिल्स और गैस फिल्स में मीथेन गैस को कलेक्ट करना आसान होता है, लेकिन जो मीथेन जंगलों से निकलती है उसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट बहुत सारी मॉडर्न लैंडफिल्स और गैस फील्ड में से मीथेन गैस को इकट्ठा करके उसे एनर्जी जनरेशन के रूप के काम में लगाया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक होता है, मगर यह मीथेन से कम खतरनाक होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर एटमॉस्फेयर में एक बार मीथेन रिलीज हो गई तो यह 10 सालों तक मौजूद रहती है। 10 साल के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदल जाती है। लेकिन समस्या यह है कि भले ही धरती पर मीथेन लेवल पहले भी डिटेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि 12,000 साल तक पहले। अगर जब भी जमीन इतनी ज्यादा मीथेन रिलीज करती है तो आईसीएस इसके खत्म होने का वक्त होता है। लेकिन हमारे ग्लेशियर तो पहले ही काफी हद तक पिघल चुके हैं। इस टाइम पर मीथेन के ऐसे लेवल पहले कभी नहीं देखे गए, और शायद यही कारण है कि अब धरती किसी दूसरे फेज में जाने वाली है। मगर वह फेज क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इस बारे में यह प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि अब क्या धरती पूरी तरह खत्म होगी या
यह नए फेज में जाने वाली है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी के पास आज की स्थिति में ऐसा कोई खास डाटा मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि हजारों सालों के बाद मीथेन इतनी हद तक आखिर क्यों बढ़ गई है। साथ ही यह कोई भी नहीं जानता कि लेवल बढ़कर आखिर जाएगा कहाँ, और अगर यह वाकई इंसानों की वजह से नहीं है बल्कि खुद का खुद हो रहा है तो फिर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।